गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 5 हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसका भाग 1 मैंने बता दिया है और आज जो है भाग 2 बताएंगे। भाग 1 में हम लोगों ने जाना था कि आनुवंशिकता या वंशागति होता है क्या, आनुवंशिकी के बारे में हम लोगों ने जाना और इसके साथ साथ विभिन्नता के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे खूब अच्छे से जान लिया है। उसके बाद से हमने आप लोगों को मेंडल से परिचित करवाया। मेंडल है कौन? तो आनुवंशिकता के जनक हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकी की नींव रखी थी। और मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किया था उस पौधे का नाम था उद्यान मटर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम। इस पर उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किया और उसके बाद से उन्होंने जो भी अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाले एक पत्रिका में उसे प्रकाशित करवाया था। वह पत्रिका कौन थी? तो एक्सपेरिमेंट इन हाइब्रिडाइजेशन। इस पत्रिका का अध्ययन कई वर्षों तक वैज्ञानिक नहीं किए। उसके बाद से जिस कारण से कई वर्षों तक मेंडल का प्रयोग विलुप्त रहा। ये भी हमने वहाँ पे बताया कि मेंडल ने आखिर में उद्यान मटर का चुनाव क्यों किया अपने प्रयोग के लिए। तो मेंडल में मटर में जो है स्पष्ट रूप से विपर्यासी लक्षण देखने को मिलते हैं और विपर्यासी लक्षणों में से उन्होंने 7 लक्षणों का चुनाव किया। अल्टरनेट कैरेक्टरिस्टिक होता है मटर के पौधों में और उन्हीं में से 7 लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था और 7 लक्षण से हम परिचित हो चुके हैं। आज हम जानेंगे मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने प्रयोग किए, किस तरह से प्रयोग किए और उन प्रयोगों का नाम क्या है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर जो है मुख्य रूप से 2 प्रयोग किया। एक को कहा जाता है एक संकर संकरण प्रयोग और दूसरे को कहा जाता है क्या? तो द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में, एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में और उसके बाद से आज ही हम लोग जान जाएंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग के बारे में। इसी भाग में जो है हम दोनों प्रयोगों को बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जो है अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। प्रारंभ करते हैं क्या? सबसे पहले मेंडल का प्रयोग। मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग क्या है? मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग। तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग में उन्होंने सबसे पहले एक संकर संकरण का प्रयोग किया था और उसके बाद से द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया। लिखेंगे यहाँ पे मेंडल ने पहले एक संकर संकरण का प्रयोग किया, एक संकर संकरण का प्रयोग किया। फिर उन्होंने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया। तो मेंडल ने पहले एक संकर संकरण का प्रयोग किया और फिर उसके बाद से द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया और इसी प्रयोग को कहा जाता है मेंडल का प्रयोग। मेंडल कौन थे? तो मेंडल जो थे आनुवंशिकता के जनक है। मेंडल कौन है? तो आनुवंशिकता के जनक है। ये बात हम भाग 1 में कर चुके हैं। इसमें हम जान रहे हैं मेंडल के प्रयोगों के बारे में। तो मेंडल ने 2 प्रयोग किया था। एक को कहा जाता है एक संकर संकरण प्रयोग और दूसरे को कहा जाता है द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो हम यहाँ पे बारी बारी से दोनों प्रयोगों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं एक संकर संकरण प्रयोग।
एक संकर संकरण प्रयोग, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण प्रयोग। ये है क्या, तो हमने बताया था विपर्यासी लक्षण, 7 विपर्यासी लक्षणों वाले पौधे को चुना था, तो उसमें से किसी एक लक्षण के पौधों के बीच संकरण कराना ही कहलाता है एक संकर संकरण प्रयोग। जो 7 विपर्यासी लक्षण थे उसमें से किसी एक लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराना ही कहलाता है क्या, एक संकर संकरण प्रयोग। जैसे कि उन्होंने संकरण कराया किसमें, तो पौधों की लंबाई वाले, एक ही लक्षण है ये क्या, तो पौधों की लंबाई, पौधों की लंबाई। तो इसके 2 रूप थे, विपर्यासी रूप थे इसके, एक ही लक्षण है पौधों की लंबाई का, तो इसमें उन्होंने एक लिया था प्रभावी लक्षण लंबा, लंबा इसे कहेंगे इंग्लिश में टॉल, और उसके बाद से इसका संकरण करवाया बौने पौधे से, इसे कहेंगे ड्वार्फ, ड्वार्फ। तो लंबे और बौने पौधे के बीच उन्होंने संकरण कराया। यहाँ पे जो है उन्होंने इस पीढ़ी को जनक कहा, क्या कहा, तो जनक। उन्होंने एक ही लक्षण लिया, पौधों की तने की लंबाई, तने की लंबाई, और यहाँ पर जो है एक लंबे पौधे वाले, लंबे तने वाले पौधे हैं और एक जो है बौने पौधे वाले तने हैं, इसके बीच जो है उन्होंने संकरण करवाया। एक को कहा कि यह नर है, एक को कहा नर और एक को कहा मादा, एक को कहा नर और एक को कहा, एक को मेल माना और एक को माना क्या, तो फीमेल। उसके बाद से इसको दर्शाने के लिए उन्होंने संकेताक्षर का प्रयोग किया, यानी कि कुछ अक्षरों का प्रयोग किया और उसको उन्होंने कारक कहा। आज हम उसे जीन कहते हैं, आज के समय में हम उसे जीन कहते हैं, और उसी को उन्होंने कारक कहा। जीन कहाँ होते हैं, गुणसूत्रों पर, गुणसूत्रों पर जीन होते हैं, और जो कि डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ के बने होते हैं, और यही आनुवंशिक सूचनाओं को माता पिता से, आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में लेकर के जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो आज जो है हम उसे जीन कहते हैं। मेंडल ने इसके लिए कारक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि जो प्रभावी लक्षण है, उन्होंने लंबेपन को प्रभावी कहा, बताया गया है भाग 1 में, और प्रभावी लक्षण का जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल अक्षर के रूप में लिया, कैपिटल अक्षर के रूप में लिया। इसके साथ ही साथ ये जो है, जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इसलिए इसका 2 रूप लिया, ठीक, 2 अक्षर, ये कैपिटल हुआ। अब बात करते हैं बौने, यानी कि मादा के लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया, तो इसी का जो प्रभावी लक्षण है इसी का स्मॉल अक्षर का प्रयोग किया, स्मॉल संकेताक्षरों का प्रयोग किया, यानी कि स्मॉल टीटी का प्रयोग किया। उसके बाद से ये क्या है, तो एक नर भाग है और एक मादा भाग माना। अब इसमें होगा विभाजन, इसको उन्होंने जनक कहा, और इसमें होगा विभाजन, और विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, लैंगिक जन्म में बताया गया है कि नर और मादा गुणसूत्रों के विभाजन से जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, तो युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पे जो विभाजन होगा उसे कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये अयुग्मित हो जाएंगे, अयुग्मित हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक टी और यहाँ पर एक टी होगा। उसके बाद से मादा भाग में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल टी। अब जो है इसे जो है युग्मक कहते हैं। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या बना, तो युग्मक बना। क्या बना, तो युग्मक। उसके बाद से जो युग्मक है, नर और मादा युग्मक संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं,
और युग्मनज बनाते हैं, यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये जो नर का युग्मक है मादा के युग्मक से संलयित होता है और बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद से ये जो है मादा के युग्मक से संलयित होता है और बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद से ये जो है इस से संलयित होकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा और ये जो है इससे संलयित होकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। यहाँ पे जो है कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे देखने को मिला कि जो शुद्ध लंबा पौधा था वो कैपिटल टी इसके लिए प्रयोग किया, जो शुद्ध बौना पौधा था उसको स्मॉल टी और देखा क्या कि इससे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे प्राप्त हुए और इसको कहा प्रथम पीढ़ी के पौधे। प्रथम पीढ़ी के पौधे, इसी को जो है F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन इसी को कहेंगे। देखा क्या कि सभी कैपिटल टी वाले आते हैं, लेकिन ये पौधे कैसे थे, तो लंबे थे। कैसे पौधे थे सभी, तो सभी लंबे थे, सभी पौधे लंबे, और ये भी क्या, तो लंबे। तो यहाँ पे ये सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए, लंबे। तो यहाँ पे जो है मेंडल जो है ये देखे कि उन्होंने लंबा और बौने के बीच संकरण कराया और सभी लंबे ही पौधे प्राप्त हुए। तो बौने का गुण कहा गया, यहाँ पे बौनेपन का गुण दिखाई ही नहीं दिया। तो यहाँ पर एक नियम मेंडल ने 3 नियम इस पर दिया था। एक को कहा जाता है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरे को कहा जाता है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरे को कहा जाता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे उनका पहला नियम लागू होता है क्या, कि F1 जनरेशन में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, एक ही लक्षण दिखाई देता है, लेकिन जीन दोनों के विद्यमान होते हैं, कारक उसमें दोनों के विद्यमान होते हैं। लेकिन F1 जनरेशन में जो है एक लक्षण प्रकट होता है, दिखाई देता है, और दूसरा लक्षण प्रकट नहीं देता। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि लंबापन प्रभावी है क्योंकि लंबापन F1 जनरेशन में दिखाई दे रहा है, और बौनापन जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पे एक नियम की पुष्टि होती है, किसका, तो प्रभाविता का नियम का। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, युग्मकों में विभाजन होता है, युग्मक पृथक हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेंडल के दूसरे नियम की पुष्टि होती है, कौन सा, तो पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो यहाँ पे युग्मक क्या हुए, पृथक्करण हुए, और उसके बाद से F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, और इसी को जो है प्रभाविता का नियम कहा जाता है, इसे ही प्रभाविता का नियम। अब मेंडल को ये हुआ कि आखिर में F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हुए तो बौनेपन का गुण कहा गया, बौनेपन का गुण कहा गया। तो उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने दिया, यानी कि इनके बीजों को लिया और उनमें स्वपरागण होने दिया। F1 पीढ़ी के पौधे यही है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी के पौधे हैं। इसमें क्या किया, तो स्वपरागण होने दिया। F1 में स्वपरागण होने दिया, क्योंकि मटर के पौधे में स्वपरागण ही होता है, पर परागण नहीं होता है। मटर के पौधे में स्वपरागण ही होता है, पर परागण नहीं होता है। परागण क्या होता है, तो आप लोगों को बताया गया कि जब नर युग्मक परागकण जो है वर्ती काग्र पर जाके जुड़ता है, तो इसी क्रिया को कहा जाता है परागण। तो पहली बार मेंडल ने पर परागण कराया और इससे F1 पीढ़ी के पौधे यानी कि प्रथम जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन प्राप्त किया। और उसके बाद से
क्या देखा कि सभी पौधे लंबे हैं, यानी कि एक लक्षण प्रकट हो रहा है, दूसरे लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? तो प्रभाविता का नियम। उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि F1 में स्वपरागण होने दिया। इसमें एक को मान लिया क्या चीज़? तो एक को नर माना, नर, और दूसरे को जो है मादा। तो इसमें से भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यही बनेगा जैसे कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। उसके बाद से इसको हम कहेंगे युग्मक। युग्मक ये F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने दिया, तब जो है नर का कैपिटल टी मादा के कैपिटल टी से मिल करके कैपिटल टी बनाएगा। उसके बाद से इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी मिल करके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। उसके बाद से इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी मिल करके कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद से इसका स्मॉल टी इसका स्मॉल टी मिल करके स्मॉल टी। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन में बौनेपन का लक्षण छिप गया था, वह लक्षण जो है F2 पीढ़ी में, इसको जो है F2 पीढ़ी का F2 जनरेशन F2 पीढ़ी में दिखाई देता है। F2 पीढ़ी में जो है यहाँ पे दिखाई प्रकट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन पौधों में बौनेपन का यानी कि अप्रभावी लक्षण कहीं गया नहीं है, इसमें है लेकिन प्रकट नहीं हुआ, इसलिए इनको कहेंगे संकर लंबे। सभी संकर लंबे होंगे, संकर लंबे, संकर लंबे। और उसके बाद से F2 जनरेशन में वही प्रकट हो गए, वही प्रकट हो गए। तो यहाँ पे जो लक्षण प्रकट होते हैं उसको जो है लक्षण प्रारूप का अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लक्षण प्रारूप का अनुपात। लक्षण प्रारूप, एक मिनट, लक्षण प्रारूप का अनुपात। इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा क्या? तो फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। तो देखिए यहाँ पे ये एकदम ज़रूरी जानना होगा कि फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है, जो लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट होता है, दिखाई देता है, उसे ही कहा जाता है लक्षण प्रारूप का अनुपात यानी कि फिनोटाइप रेशियो। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी जो है शुद्ध लंबा होगा, शुद्ध लंबा। उसके बाद से ये जो दो होंगे ये संकर लंबे होंगे, संकर लंबे। और उसके बाद से ये जो होगा ये शुद्ध बौना होगा, शुद्ध बौना। तो यहाँ पे जो है तीन लक्षण, तीन पौधे जो है कैसे दिखाई दे रहे हैं? लंबे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तीन जो है लंबे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लंबेपन का अनुपात और बौनेपन का अनुपात क्या हो जाएगा? लंबेपन का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे 3 और बौनेपन का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 3:1 का। इसी को कहेंगे क्या? तो फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो यानी कि लक्षण प्रारूप, जो लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो यही तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से दूसरा आता है क्या? तो दूसरे को कहा जाता है जीनोटाइप रेशियो। दूसरे को कहा जाता है जीनोटाइप रेशियो यानी कि जीन प्रारूप का अनुपात, जीन प्रारूप का अनुपात। ये है क्या? तो जो जीन प्रकट करते हैं लक्षणों को, जो जीन लक्षणों को प्रकट करते हैं उसको कहा जाता है जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो।
यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी जीन है। तो कैपिटल टी वाला है, उसके बाद कैपिटल टी वाला है जीन, और उसके बाद से स्मॉल टी वाला जीन है। कैपिटल टी वाले की संख्या 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले की संख्या कितनी है 2 है, और स्मॉल टी वाले की संख्या 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1:2:1 का अनुपात आ रहा है किसका, तो जीनोटाइप का। जीनोटाइप का जो रेशियो आ रहा है 1:2:1 का अनुपात आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रयोग मेंडल का जाना, जो क्या है मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग। यहाँ पे 2 नियम की इसकी पुष्टि हुई। एक प्रभाविता का नियम, यानी कि F1 जनरेशन में एक लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण प्रकट होता है वही प्रभावी लक्षण कहलाता है, और दूसरा लक्षण प्रकट नहीं होता है लेकिन उसके जीन उसमें विद्यमान रहते हैं, और उसी को अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। उसके बाद से मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन में स्वपरागण होने दिया। तो क्या देखा कि जो F1 जनरेशन में बोनेपन का लक्षण छिप गया था वो F2 पीढ़ी में प्रकट हो गया, F2 जनरेशन में प्रकट हो गया, और यहाँ पे लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप का अनुपात आया 3:1 का, यानी कि 3 पौधे लंबे तो 1 पौधे बौने। उसके बाद से जीन प्रारूप का अनुपात आया क्या, तो यानी कि जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 का, यानी कि शुद्ध लंबा 1 पौधा था, संकर लंबा 2 पौधे थे, और बौना जो था वो शुद्ध बौना जो था वो 1 पौधा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रयोग कंप्लीट किया। अब जो है हम दूसरा प्रयोग जानेंगे। दूसरा प्रयोग होगा क्या, द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग यदि आप समझ पाए हैं इसे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ एक संकर संकरण प्रयोग समझ में आ गया है, अब इसे कभी नहीं भूलेंगे, अब इसे कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप जीवों में जनन का लेसन नहीं देखे हैं, इससे पीछे हमने 4 लेसन कंप्लीट किया है, उसको आप नहीं देखे हैं, इस अध्याय का पहला भाग नहीं देखे हैं, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप उसको देखिए। उसके बाद से इस टॉपिक पे आएंगे तो खूब अच्छे से समझ में आएगा। और उसे नहीं भी देखे हैं फिर भी इसे देख रहे हैं तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। लेसन 5 का पार्ट 2। अब हम जानेंगे क्या, तो द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग ये है क्या, इसको कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एक संकर संकरण प्रयोग में एक लक्षण लिया गया जो विपर्यासी लक्षण थे, 7 विपर्यासी लक्षणों को मेंडल ने चुना था, उसमें जो है एक लक्षण के बीच संकरण कराया गया और उससे क्या प्राप्त किया गया, इसको जो है कहा गया एक संकर संकरण प्रयोग। और जब 2 लक्षणों को लेकर के उसके बीच जो है संकरण कराया गया तो इसी को कहा गया क्या, द्विसंकर संकरण प्रयोग। मेंडल ने क्या किया कि 7 विपर्यासी लक्षणों में से 2 लक्षणों का चुनाव किया और 2 लक्षणों के बीच संकरण कराया, और इसे ही कहा क्या, तो द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसे ही कहते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग। जैसे कि बीज का आकार, पहला लक्षण था क्या, तो बीज का आकार, बीज का आकार। और बीज का आकार में क्या है, तो प्रभावी लक्षण जो होता है इसका गोल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है राउंड, राउंड। उसके बाद से अप्रभावी लक्षण होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार, और इसको कहते हैं इंग्लिश में रिंकल। उसके बाद से दूसरा जो लक्षण था वो क्या, तो बीज का रंग, बीज का रंग। दूसरा लक्षण था
बीज का रंग। प्रभावी लक्षण होता है पीला, इंग्लिश में इसको कहेंगे येलो, और अप्रभावी लक्षण होता है हरा। क्या? तो हरा। इसको कहते हैं क्या चीज़? तो ग्रीन। इसे कहेंगे क्या? ग्रीन। यहाँ पे जो है उन्होंने बीज का आकार लिया गोल, यानी कि राउंड, यानी कि जो बीज गोल होगा, और दूसरा लक्षण होगा क्या? पीले रंग का होना चाहिए। उसके बाद से क्या? तो झुर्रीदार, यानी कि बीज जो है बीच बीच में पिचका होगा, और ये किस कलर का होना चाहिए? हरे रंग का। तो गोल पीला बीज लिया और झुर्रीदार हरा बीज लिया, यानी कि इससे क्या क्या बनेगा? तो गोल पीला, गोल पीला बनेगा। उसके बाद से क्या बनेगा इससे? तो झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। दो तरह के पौधे प्राप्त हुए। एक को जो है नर माना, एक को क्या माना गया? तो नर भाग, प्रभावी वाले गोल पीले को, और अप्रभावी वाले जो लक्षण है उसको मादा भाग माना गया। मादा भाग उन्होंने माना। किसने प्रयोग किया? तो मेंडल ने, और इसको मादा भाग माना। अब बात करते हैं इसका संकेताक्षर क्या है। तो गोल के लिए राउंड है, यानी कि इसका हो जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं, और दो होते हैं इसलिए कैपिटल आर आर, और पीला के लिए येलो होता है, और ये भी क्या होगा? तो कैपिटल वाई वाई। एक रूप हमें प्राप्त हो गए। उसके बाद से झुर्रीदार के लिए क्या होगा? तो इसी का स्मॉल रूप लिख देंगे, इसी का स्मॉल रूप लिख देंगे। तो ये हमें पीले के लिए गुणसूत्र मिल जाएंगे, यानी कि जीन मिल जाएंगे, यानी कि कारक मिल जाएंगे, और इसको कहेंगे क्या? जनक। इसको कहेंगे क्या? तो जनक। अब जो है इसमें होगा विभाजन। कौन सा विभाजन? तो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप इसका एक आर और इसका एक वाई, यही होगा ना अर्धसूत्री विभाजन में। और युग्मक इसे कहेंगे क्या? तो युग्मक, इसमें भी वही होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई दोनों के संयोजन से युग्मक बनेगा, दोनों के संयोजन से गेमिट बनेगा। और यह गेमिट क्या होगा? तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये जो पौधा प्राप्त होगा इसको कहा जाएगा F1 पीढ़ी के पौधा, F1 पीढ़ी का पौधा, यानी कि F1 जनरेशन, यानी कि जनक से F1 जनरेशन प्राप्त हुआ। अब जो है कैपिटल आर यहाँ पे प्रभावी है, और स्मॉल कैपिटल आर जो है प्रभावी है, स्मॉल आर अप्रभावी है। तो F1 पीढ़ी में जो है अभी बताया गया कि एक लक्षण प्रकट होगा। तो कौन सा प्रकट होगा? प्रभावी लक्षण, यानी कि गोल लक्षण प्रकट होगा, गोल। उसके बाद से इसका क्या है? तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक मिनट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि गोल पीला इससे बीज बनेंगे। कैसा बनेंगे? तो गोल पीला, लेकिन इसमें जुड़ीदार हरा के लक्षण रहेंगे, इसमें जो है जुड़ीदार हरा के लक्षण रहेंगे। उसके बाद से क्या किया कि अब इस गोल पीले जो F1 पीढ़ी के बीच, F1 पीढ़ी का पौधा बना है, उसके बीच स्वपरागण होने दिया, यानी कि F1 का स्वपरागण होने दिया, F1 का स्वपरागण होने दिया, F1 का स्वपरागण होने दिया। तो F1 में क्या है? तो एक है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसके बाद से एक होगा, फिर से वही होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक को जो है नर माना और एक को जो है मादा माना। अब जो है इसके बीच क्या होने दिया? स्वपरागण होने दिया। तो इसमें बनेंगे युग्मक, इसमें बनेंगे क्या? युग्मक। अब ये युग्मक कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे
एक नियम लगता है क्या, तो 2 का पावर n, जहाँ पर n है क्या, तो n जो है नंबर ऑफ हेट्रोजीनस है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइसिटी, नंबर ऑफ हेट्रोजाइसिटी यानी कि विषम युग्मज की संख्या है क्या, तो विषम युग्मजों की संख्या। अब विषम युग्मज क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। विषम युग्मज तो वे युग्मक जो भिन्न हो एक दूसरे से, समान न हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, तो युग्मज एक समान नहीं है, दोनों युग्मक अलग अलग है। तो जिस युग्मनज में युग्मक भिन्न होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, इसको कहा जाता है विषम युग्मज, विषम युग्मज। और बात कर लेते हैं सम युग्मज का, सम युग्मज का तो जिसमें दोनों युग्मक समान हो, वह युग्मनज जिसमें दोनों युग्मक समान हो, जैसे कैपिटल टी टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, तो ये क्या कहलाएंगे, सम युग्मज, सम युग्मज। तो यहाँ पे सम युग्मज और विषम युग्मज, इसी को सम युग्मजी और विषम युग्मजी कहा जाता है। तो ऐसा युग्मक जिसमें दोनों युग्मक डिफर हो, भिन्न हो, उसे कहेंगे विषम युग्मज। और जिसमें जो है दोनों युग्मक समान हो, इसे कहेंगे क्या, तो सम युग्मज। यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि इसमें जो है कितने क्या होंगे, तो युग्मक बनेंगे। यहाँ पे क्या किया गया कि स्वपरागण होने दिया F1 जनरेशन में। अब इसमें युग्मक कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे जो है एक सूत्र से हम युग्मक निकालते हैं क्या, तो नंबर ऑफ हेट्रोजिसिटी, यानी कि विषम युग्मजी की संख्या जितनी होगी उसका जो है 2 के पावर कर देंगे तो हमें निकल जाएगा इसमें किसकी संख्या, युग्मकों की संख्या। देखिए तो यहाँ पर एक विषम युग्मक है, यहाँ पर यह एक विषम युग्मक है, कितना है, तो 2 ही है ना। विषम युग्मक की संख्या कितनी है, 2। तो इसका पावर हम यहाँ पे 2 का पावर 2 लगाएंगे तो 4, यानी कि इसमें युग्मकों की संख्या कितनी बन जाएगी, तो 4 बन जाएगी। ऐसे देखिए यदि जो है 4 युग्मक कौन कौन से बनेंगे, तो 4 युग्मक, एक होगा कैपिटल आर, एक होगा जो है इसमें से जो है 4 युग्मक बनेंगे, कौन सा, तो एक होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा होगा क्या, तो दूसरा होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद से तीसरा होगा क्या, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरह से इसमें भी 4 बनेंगे, इसमें भी 4 बनेंगे। क्या क्या, तो वही कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद से कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद से स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा होगा क्या, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी क्या हुए, तो 4 युग्मक बने। अब जो है एक इन चारों से संकरण करेगा, एक जो है इन चारों से संकरण करेगा, यानी कि चारों से जुड़ेगा। उसी तरह से ये भी 3 इन चारों से जुड़ेंगे, तो ये जो है एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ये जो है एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और यह करना संभव नहीं है। तब क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक प्रयोग किया जाता है जो क्या है, एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है पुनेट स्क्वायर। क्या, तो पुनेट एक स्क्वायर,
इस पार्ट को मिटाते हैं। ये बात समझ में आ गई है, यह बात जो है समझ में आ गई है, तो इसी भाग को हम मिटा देते हैं। पुनेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है ये संकरण कराने के लिए। संकरण कराने के लिए पुनेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर है क्या? पुनेट स्क्वायर है क्या? तो इसको प्रदर्शित करने वाले एक व्यक्ति है जिसका नाम है रिजनॉल्ड पुनेट, रिजनॉल्ड सी पुनेट। सी पुनेट, इन्होंने जो है क्या किया था, पुनेट स्क्वायर दिया था। क्या होता है पुनेट स्क्वायर? तो स्क्वायर में जो है युग्मकों का संकरण कराएंगे और उससे जो प्राप्त होगा उसका अध्ययन किया जाएगा। बनाते हैं। इस तरह से हम 4 लाइन लेंगे और इधर से जो है 4 लाइन। दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद से यहाँ पर जो है ये नर भाग है और ये जो है इसका मादा भाग है। तो जो हमने युग्मक लिया था उन्हीं युग्मकों को हम यहाँ पे रखेंगे। ये क्या होगा? तो कैपिटल R कैपिटल Y, ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल y, ये होगा स्मॉल r कैपिटल Y, ये होगा स्मॉल r स्मॉल y। उसी तरह से ये भी बने थे। ये क्या है? तो मादा भाग है और मादा युग्मक क्या होंगे? कैपिटल R कैपिटल Y। उसके बाद से ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब इनके बीच संकरण होगा, इनके बीच संकरण होगा। तो ये कैपिटल R से क्रिया होगा तो RR बनाएगा, RR, और उसके बाद से कैपिटल Y होगा तो कैपिटल Y बनाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा कैपिटल R और ये होगा कैपिटल Y स्मॉल y। जहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दोनों आ रहा है तो सबसे पहले कैपिटल को लिखेंगे, उसके बाद से स्मॉल। फिर ये कैपिटल R स्मॉल r के बीच होगा तो कैपिटल R स्मॉल r होगा और कैपिटल Y। अब जो है ये R स्मॉल r से क्रिया करेगा तो संकरण करेगा तो यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, यही बनेगा। उसी तरह से इसको जो है हम बना लेते हैं। आप बनाना सीख गए हैं तो बनाइए जल्दी जल्दी। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, यही होगा इसके बीच। इसके और इसके बीच करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल y। इसके और इसके बीच तो कैपिटल R स्मॉल r और ये होगा कैपिटल Y स्मॉल y। इसके बीच करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल y, यही होगा ना। फिर यहाँ पे देखते हैं तो स्मॉल r कैपिटल R तो क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y। फिर यहाँ पे देखते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे देखते हैं तो स्मॉल r स्मॉल r और कैपिटल Y। अब जो है यहाँ पे देखते हैं तो स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, यही होगा यहाँ पे। फिर इसको हम बना लेते हैं जल्दी से। कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। फिर जो है ये देख लेते हैं क्या है, तो कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y। फिर ये होगा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर यहाँ पे देखते हैं तो स्मॉल r स्मॉल y। हमें जो है यहाँ पर इतने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। इसी को कहा जाएगा क्या? तो F2 जनरेशन, इसे ही कहेंगे क्या? तो F2 जनरेशन। जो दो लक्षणों के बीच संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ, अभी बताया गया।
उसके बाद से जो है यहाँ पे उसी में स्वपरागण होने दिया गया, तो 4 प्रकार के युग्मक बने और उन युग्मकों के बीच संकरण हुआ तो F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पे जो है हमने बनाया क्या, तो F2 पीढ़ी के पौधों का पूर्ण प्रयोग दिखाया। उसके बाद से अब हम जानेंगे कि इसमें लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है। लक्षण प्रारूप का अनुपात कौन कौन से लक्षण प्रकट होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसा लक्षण है। कैपिटल आर, कैपिटल आर किसको प्रदर्शित करता है, कैपिटल आर गोल को प्रदर्शित करता है, गोल को। और कैपिटल वाई पीले को प्रदर्शित करता है, गोल पीला, ये ना गोल पीला। अब जो है यह एक गोल पीला होगा, ये भी गोल पीला होगा, ये भी गोल पीला होगा, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर जहाँ पे होगा वो गोल को करेगा और कैपिटल वाई जहाँ पे होगा वह पीले को। तो ये भी गोल पीला होगा, ये भी गोल पीला और ये भी गोल पीला। यहाँ बात करते हैं, ये भी गोल पीला हो जाएगा, ये गोल पीला नहीं होगा, गोल हरा हो जाएगा। ये जो है गोल पीला हो जाएगा, ये भी ये नहीं होगा, ये गोल पीला हो जाएगा। ये वाला भी गोल पीला, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला गोल पीला हो जाएगा, बाकी कोई नहीं। तो गिन लेते हैं कितने हैं गोल पीले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि गोल पीले पौधे की संख्या कितनी हो गई, 9। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, ठीक, क्योंकि इसको हमने ले लिया है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई। तो कैपिटल आर को कहेंगे गोल और स्मॉल वाई को कहेंगे क्या, हरा, गोल हरा। यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया गोल हरा, तो एक हुआ ये गोल हरा, एक हो जाएगा ये गोल हरा और उसके बाद से एक हो जाएगा ये गोल हरा, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। इसकी संख्या कितनी हो गई, तो 3। अब आगे देखते हैं, ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। ये क्या होगा, तो स्मॉल आर को झुर्रीदार को प्रदर्शित करता है, झुर्रीदार को, स्मॉल आर झुर्रीदार को प्रदर्शित करता है और इसके साथ कैपिटल वाई वाई पीले को प्रदर्शित करता है। तो झुर्रीदार पीला, इसकी संख्या 1 यहाँ पे है, झुर्रीदार पीला 2 हो गया। उसके बाद से ये क्या है, तो गोल पीला है कि नहीं, ये क्या है, तो गोल पीला है, ठीक, ये हो गया है झुर्रीदार हरा। ये भी क्या होगा, तो झुर्रीदार पीला होगा। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 3, 1 2 और 3, तो इसकी संख्या 3 हो गई। उसके बाद से ये बच रहा है क्या, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा और इसकी संख्या है कितनी, 1। तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप का जो अनुपात आ रहा है 9:3:1 का, यानी कि 9:3:1 का। ये जो है क्या, लक्षण प्रारूप है, लक्षण प्रारूप है। उसी तरह से जीन प्रारूप आएगा क्या, तो जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, ये क्या था, फिनोटाइप था, फिनोटाइप। उसके बाद से जीन प्रारूप, जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, जीनोटाइप। तो जितने प्रकार के जीन होंगे, जितने प्रकार के जीन होंगे, यहाँ पे जो है जीन टाइप की संख्या जो होगी, जीनों की संख्या होगी 16, जीनों की संख्या होगी 16। और ये कौन कौन से होंगे ये आपको अपने से करने हैं। हम जो है यहाँ पे केवल इसकी संख्या हम निकाल देंगे, 1:2:2:1:1:2:1 का। ये जो है गिनेंगे तो 3, 6, 10 और 6, 16 यही आएगा यहाँ पे क्या, जीन प्रारूप। जैसे देखिए कैपिटल आर आर एक ही है, ऐसा अब कोई नहीं है कैपिटल आर आर, तो ये 1 का होगा।
ये जो है कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 ही है, इससे अधिक नहीं है। उसके बाद से ये देख रहे हैं कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, ये भी 2 होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई, ये भी क्या होगा 2 होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, हमने निकाल लिया क्या, जीन प्रारूप। ये जीन प्रारूप बहुत ही आवश्यक है जानना। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होते हैं। लक्षण प्रारूप जो प्रकट होते हैं, जो दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से, और जीन प्रारूप क्या होते हैं, तो जीन प्रारूप जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने 2 प्रयोगों को बताया। मेंडल ने 2 प्रयोग किए थे, एक को कहा जाता है एक संकर संकरण प्रयोग, जो कि आप खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरा द्विसंकर संकरण प्रयोग, इसे भी आप अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये जो है याद हो जाना चाहिए। और अब जो है इसमें जो आगे का टॉपिक आएगा उसको जो है अगले भाग में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक रहने देते हैं, और फिर से हम एक बार कहेंगे कि आप जो है हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।